Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So if you are new, then please do like, share, comment and subscribe to my channel. I promise that subscribing to my channel you won't regret. So I make study related content here. We are doing with economics chapter, environment and sustainable development of class 12th. This is part 3 of this chapter, and in the next video we will complete this chapter. And guys, I promise the notes that I'm displaying on the screen are very important and contains all important points. So you can write it down simultaneously in your registers. It will surely help you. So yes, guys, let's continue. And guys, one more thing, yeah, please do like, share, and subscribe to my channel. It would mean a lot to me, as you all know this like making these videos is a very tough part. So please guys support me. सो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें आज हम पढ़ेंगे जो चैलेंजेस हमारे इंडिया एनवायरनमेंट फेस करते हैं। द चैलेंजेस आर इंडियन एनवायरनमेंट फेस। हमने पहले वाले में क्या पढ़ा था? चैलेंजेस जो ग्लोबल एनवायरनमेंट का। अब हम पढ़ेंगे जो चैलेंजेस इंडिया एनवायरनमेंट फेस करते हैं। देखो, फर्स्ट है आपका लैंड डिग्रेडेशन। फर्स्ट इज योर लैंड डिग्रेडेशन। सेकेंड इज योर एयर पोल्यूशन, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, इधर मैंने इम्पोर्टेंट लिख रखा है। थर्ड, बायोडाइवर्सिटी लॉस। फोर्थ, सॉइल इरोशन। फिफ्थ, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन। इन दोनों का मतलब सेम होता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन। व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू डिक्लाइन। किसमें डिक्लाइन? मतलब कम होना। डिक्लाइन इन ओवरऑल क्वालिटी, उनकी ओवरऑल क्वालिटी कम हो जाती है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओवरऑल लोग बच्चे क्वालिटी लिख के आते हैं, ओवरऑल नहीं लिख के आते। उनकी क्वालिटी में कम हो जाना, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन मतलब जो लैंड पहले केपेबल था वो अब लैंड नहीं केपेबल है। मतलब अगर वो पहले लेट्स से उसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स थे, अब उसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो अब वो लैंड डिग्रेडेड लैंड है वो। तो मतलब उसकी जो डिक्लाइन है, डिक्लाइन क्वालिटी में, ओवरऑल क्वालिटी में, किसके? सॉइल के, सिर्फ लैंड के नहीं, वाटर के, क्योंकि लैंड, सॉइल, वाटर एंड वेजिटेशन कवर, ये कंडीशन, ये सारे लैंड के ही पार्ट है। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर और वेजिटेशन कंडीशन। ठीक है, ये कौन मेनली कौन करता है इसे? इट्स मेनली कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इट इज मेनली कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। देखो, कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन में फर्स्ट आता है हमारा नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेज। हमने यहाँ इस वाले में पढ़ा था ना, कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, तो इधर वही है। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन फर्स्ट है नेचुरल एंड मैनमेड। पहला है नेचुरल, दूसरा है हमारा मैनमेड। प्रोसेसेस ऑफ किसके? विंड इरोजन के, वाटर इरोजन के, वाटर लॉगिंग के। या तो इसे नेचुरल प्रोसेस की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, या फिर मैनमेड प्रैक्टिस की वजह से। मैनमेड प्रैक्टिस कैसे? ये मैंने टू लिखा हुआ है, किसी को ठीक है समझना है तो। प्रोसेस जैसे विंड इरोशन, जब विंड इरोड करती है। वाटर इरोशन, जब वाटर इरोशन होता है। वाटर लॉगिंग, जब वाटर फर्स्ट आता है, उनकी वजह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है। सेकेंड, बिकॉज ऑफ अनस्टेबल यूज एंड इनएप्रोप्रिएट, ये एमजीटी मैंने तो मैनेजमेंट लिखा हुआ है। बिकॉज ऑफ अनस्टेबल, बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं होती यूज में, और इनएप्रोप्रिएट, जो एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है उसका, उसके लेट्स से उसके अपोजिट वे में मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करना, उसे मैनेज करने, जो लैंड को मैनेज करने की प्रैक्टिस है वो इनएप्रोप्रिएट करना और अनस्टेबली करना। मतलब एक सीजन कर लिया, सेकंड सीजन नहीं किया, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। और एप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट मतलब जो यू कैन से जो प्रिस्क्राइब्ड तरीका है उससे नहीं फॉलो करना, जो लोग फॉलो करते हैं उसको नहीं फॉलो करके कुछ और फॉलो करना, इट्स कॉल्ड इनएप्रोप्रिएट। या थर्ड हो सकता है पुअर लैंड यूज प्रैक्टिसेस, या फिर तुम्हें लैंड यूज करना नहीं आ रहा है, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पहले पढ़ा हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक में भी पढ़ा हुआ है हमने, कि हम जब मिक्स्ड क्रॉपिंग भी करते हैं लोग, है ना, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो सकता है या फिर क्रॉप रोटेशन हो सकता है। हमने एसएसटी में भी पढ़ा है क्लास 10th में। तो और कुछ फार्मर्स को
पुअर लैंड यूज कर, मतलब लैंड यूज करना सही से नहीं आता, तो उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड हो सकता है। अगर लैंड यूज करना नहीं आता, हमने क्या पढ़ा था, अगर क्रॉप रोटेशन होगा तो जो लैंड है उसको डिफरेंट काइंड ऑफ, जो सॉइल है उसको डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, राइट। अब अगर वो न्यूट्रिएंट्स, अगर जो फार्मर है उसे क्रॉप को रोटेट करना, क्रॉप को कैसे लगाना है, किस ऑर्डर में लगाना है, किस सीजन में कब कौन सा प्लांट, वो क्रॉप लगाना है या कितने टाइम पीरियड के लिए लगाना है, वो ही नहीं पता होगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में नहीं पहुंच पाएंगे, और इस वजह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। आई होप आपको कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट आता है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। इनमें से आप कोई भी 4 to 5 आप लर्न कर सकते हो। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल इरोशन होगा। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है, जब ट्रीज काट दी जाती हैं तो जो ट्रीज की जो रूट्स होती है, हमने पहले साइंस में पढ़ा हुआ है, वो सॉइल होल्ड कर रही होती है। अभी जब रूट्स ट्रीज काट दी तो वो सॉइल होल्ड नहीं कर पा रही, तो अब जब भी रेन्स होंगी या फ्लड जाएंगे तो जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो इरोड हो जाएगी, मतलब बह जाएगी। उस इरोजन ऑफ सॉइल को हम सॉइल इरोशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग, जब ज्यादा ग्रेजिंग, अननेसेसरी ग्रेजिंग हो जाती है, या एनक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड, एनक्रोच करना फॉरेस्ट लैंड में, या फिर इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, हमने पढ़ा ना पुअर लैंड यूज प्रैक्टिसेस, वही है ये। या फिर अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन, मतलब आप वो वाले फ्यूल वुड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत रिप्लेनिश होने में बहुत टाइम लेता है। सिक्स हो सकते हैं या इनडिस्क्रिमिनेट यूज, तुम एग्रोकेमिकल्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। लेट्स से आप क्रॉप तो रोटेशन आप सही से नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपके सॉइल को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, बल्कि आप उसकी जगह पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करो। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब या तो कम यूज करो बहुत, या फिर ज्यादा यूज करो, मतलब जो एक्चुअल मेथड है उस मेथड से निकल के इन अप्रोप्रिएटली तुम ये सब कर रहे हो, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। इनमें से आपको ये भी 4 to 5 आप लर्न कर लेना। सो आई होप आपको फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन क्लियर होगा। अब आते हैं डिफॉरेस्टेशन पे। डिफॉरेस्टेशन इज लाइक कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ट्रीज को काट देना, हमने यही पढ़ा है बचपन में, मैंने आपको ऊपर अभी बताया ना फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन में ये वाला पॉइंट। तो इसके एक्चुअल डेफिनेशन एज फॉर 12th स्टैंडर्ड क्या है, इन्वॉल्व्स परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए, डिस्ट्रक्शन किसका, इंडिजीनियस फॉरेस्ट का या फिर वुडलैंड्स का। तो आपको क्या लर्न करना है, involves permanent destruction of indigenous forest का एंड वुडलैंड का, ठीक है। अगर आपको ये लर्न ना हो रही हो तो आप ये वाली लर्न कर लेना। इट रेफर्स टू कटिंग, कट करना, उसे साफ करना, क्लियरिंग, और उसे रिमूव करना रेन फॉरेस्ट को, जहां पर लैंड इज आफ्टर कन्वर्टेड, आफ्टर इधर देयर आफ्टर हो सकता है, कन्वर्टेड टू अ नॉन फॉरेस्ट यूज। मतलब अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये एक लैंड है, इधर बहुत सारी ट्रीज हैं, लेट्स मैं इधर ट्रीज बना देती हूँ, ये ट्रीज है इधर बहुत सारी, जस्ट इग्नोर माय ड्राइंग में मैं समझाने के लिए बना रही हूँ, ये ट्रीज है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ट्री काट दी गई, ये ट्री काट दी गई, अब इधर क्या बना दिया गया इनकी जगह, इधर हाउसेस बना दिए गए। क्या बना दिया गया, हाउसेस। अब ये जो हाउसेस बनाए हैं ये क्या है, ये आपके नॉन फॉरेस्ट यूज ही तो है। तो जब लैंड ट्रीज से आपका फॉरेस्ट, नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस, जैसे हाउस हो गया, फैक्ट्रीज हो गए, बहुत लोग फैक्ट्री सेटअप करते हैं, फैक्ट्री हो गई तुम्हारी, या फिर तुम्हारे किसी भी चीज का प्लांट हो गया, वही बात है। तो कोई भी नॉन फॉरेस्ट पर्पस जैसे हाउस, फैक्ट्री, कुछ भी, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। आप जस्ट मेक योर नोट्स साइमल्टेनियसली, आप अब मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं, आपका बेनिफिट बहुत है इसमें। फैक्ट्स क्या है डिफॉरेस्टेशन के बारे में। फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन इज राइजिंग एंड इट हैज डिस्टर्ब्ड इकोलॉजिकल बैलेंस। ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा राइज कर रहा है, ऑब्वियसली, क्योंकि अब जैसे हम देख सकते हैं जितनी भी डेवलपमेंट होगी उतना ज्यादा इंडस्ट्रीज चाहिए। डेवलपमेंट एक्चुअली होती कैसे, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर हमारा बहुत डेवलप हो जाता है, ऐसे ही तो होता है। हम जो देखते हैं डेवलप नेशन में, हमारे अंदर ये डिलेमा होता है, डिलेमा आई शुड से वी शुड से, हमारे अंदर ये पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है।
तब डिफोरेस्टेशन क्यों राइज कर रहा है? क्योंकि जितनी डेवलपमेंट होगी उतनी इंडस्ट्रीज चाहिए, है ना, इंडस्ट्रीज चाहिए, तो वो कहाँ से बनेंगी? जहाँ फॉरेस्ट एरिया है तो वो राइज हो रहा है इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन। और इसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब जो इन प्लांट्स ट्रीज वगैरह के और ह्यूमन बींग्स के बीच का बैलेंस है वो सब डिस्टर्ब हो रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस। तो पर कैपिटा ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट रिलेटेड डेटा है, बस जस्ट लिखा हुआ है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, यू शुड रीड एवरीथिंग, राइट। द पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड, जो पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड है, मतलब इंडिविजुअल के लिए कितना फॉरेस्ट लैंड एरिया है, वो सिर्फ 0.08 हेक्टेयर्स है हमारी कंट्री में, सिर्फ और सिर्फ 0.08 हेक्टेयर्स, दैट्स वेरी लो, है ना। तो इसलिए बोलते हैं वी शुड नॉट दैट कट ट्रीज एंड वी शुड रिड्यूस द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन आवर कंट्री। अब आता है थर्ड, आप सेकंड पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड आपको लर्न करना है, सीरियस एंड डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉरेस्ट डिप्लीशन। फॉरेस्ट डिप्लीशन बोलो आप, फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहा है, मतलब फॉरेस्ट डिप्लीट, डिप्लीट का क्या मतलब है? खत्म हो रहा है, फॉरेस्ट खत्म हो रहा है। अब फॉरेस्ट खत्म हो रहा है मतलब ट्रीज कट डाउन हो रहे हैं, जब भी फॉरेस्ट खत्म हो रहा है मतलब ये डिफोरेस्टेशन ही है। डिफोरेस्टेशन का सेकंड नेम है फॉरेस्ट डिप्लीशन। ये डिप्लीशन मैंने बता दिया क्या मतलब होता है, खत्म। तो जो सीरियस और जो डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिफोरेस्टेशन के, जैसे क्या, फ्लड्स ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि क्या होता था, जो रूट्स होती थी ट्रीज की, वो वाटर होल्ड करके रखती थी, वो ट्रीज ही कट देंगी तो वो वाटर होल्ड नहीं कर पाएंगे, इससे फ्लड आ सकता है। सॉइल इरोजन मैंने आपको भी बताया कैसे आ सकता है, हैवी सिल्टेशन हो सकती है डैम्स की, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें दो मूवमेंट हमने छोटी क्लासेस में पढ़े थे, एक चिपको मूवमेंट और एक एपिको मूवमेंट। इसमें क्या था, वो लोग जो एक एरिया के थे वो ट्रीज को वो क्या कहते हैं, हग कर लेते थे, मतलब ट्रीज से गले लग जाते थे। जब भी कोई पेड़ काटने आता था वो ट्रीज को गले लगा लेते थे, वो काट ही नहीं पाते थे। अगर ट्रीज को काटेंगे तो वो नहीं काट पाते ना, अगर तुम किसी चीज को हग कर लोगे। उन्होंने ट्रीज को अपने गले में लगा लेते थे, मतलब वो ट्री से चिपट जाते थे, तो हाउ दे कैन कट, नहीं कर सकते। बस ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जिस मैंने नेम बताए हैं दो, थोड़ा जस्ट नॉलेज के लिए, चिपको एंड एपिक मूवमेंट, ये केरला में हुए थे, और कौन से ईयर में हुए थे, ये 1970s में हुए थे, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। थर्ड आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में अभी ऊपर बता के आई हूँ होता क्या है ना। सॉइल इरोजन होता है जब भी टॉप लेयर, मतलब जैसे लेट्स टेक, ये हमारा सॉइल है, ये एक ट्री है, मैं आपको एक बताती हूँ अच्छे से, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको इससे। ये इसकी रूट्स हैं, ये रूट्स हैं इसकी, सारी रूट्स हैं ये। इन्होंने जो इधर इसने जो इधर वाटर पार्टिकल्स होल्ड कर रखा है, या अब ट्री ये तुम काट दोगे, क्या कर दोगे, इस ट्री को तुम काट दोगे, भी ट्री काटोगे तो ये रूट्स में, रूट्स खाली हो जाएंगे, बीच में गैप बन जाएगा। अब इस गैप की वजह से जो फर्स्ट लेयर है सॉइल की वो इरोड हो जाएगी, वो यहाँ से इरोड होने लगेगी। तो जब सरफेस का सॉइल, सरफेस सॉइल, यही तो सरफेस सॉइल है, ये वॉश अवे हो जाता है। तो किस वजह से? एक्सेसिव रेन्स की वजह से, ये रेन्स लिखा हुआ मैंने, और फ्लड्स की वजह से, ऑब्वियसली ये उसको ही हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, उसे ही हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो आई होप ये तो बहुत क्लियर होगा, मैंने आपको एग्जांपल से, जब भी टॉप लेयर सॉइल की रोड मतलब चली जाती है किस वजह से, रेन्स और फ्लड्स की वजह से, तो सॉइल इरोजन बोलता है। कॉजेस, सॉइल इरोजन होता किस वजह से? पहला, soil is being eroded at a rate faster than recharge capacity। ये जिस बच्चे ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी कैरिंग कैपेसिटी वाली, उसे समझ आ रहा होगा ये रिचार्ज कैपेसिटी क्या है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जस्ट गो एंड चेक इट आउट, पहले वो देखो, देन सेकेंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट, तो आप बहुत इजिली कनेक्ट कर पाओगे। कॉजेस क्या क्या है? सॉइल इतनी जल्दी, इतने ज्यादा रेट में, मतलब सॉइल इतनी ज्यादा, सॉइल इरोजन का रेट इतना ज्यादा है कि इतनी जल्दी तो सॉइल बन भी नहीं पाता, तो ये वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज। डिफॉरेस्टेशन मेजर कॉज है, जो मैंने ऊपर ट्री का एग्जांपल बताया था, जो मैंने ट्री का एग्जांपल बताया था, मैंने क्या बताया था, वो भी तो यही बताया था कि ट्रीज
काट दोगे तो ट्रीज काट दोगे, डिफॉरेस्टेशन है, तो मेन रीजन इसका डिफॉरेस्टेशन है, इधर स्ट्रेस डालना है आपको। थर्ड, सॉइल इरोजन होता है, तो सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होता है, अगर सॉइल बह के कहीं और जा रहे हैं तो सॉइल के साथ जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी जा रहे हैं, तो इस वजह से जो मिलियंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट ड्यू टू इरोजन, इरोजन की वजह से हर साल इतने सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं हर साल। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम क्या, देखो ये एक नया टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी आपने पढ़ा होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा तो बहुत फेडेड सा याद होगा आप लोगों को, तो मैं बताती हूँ क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब जितने डिफरेंट, जैसे वेरिएबिलिटी डिफरेंस, जितने भी डिफरेंस है अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे सोर्सेस के, जैसे टेरेस्ट्रियल हो गया, मेराइन हो गया, इक्वेटिक हो गया, उनके इकोसिस्टम में मतलब कौन से एरिया में वो रह रहे हैं एंड कौन से इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस उनका है, ऑफ विच दे आर पार्ट, और जिसके वो पार्ट है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हमारा ये होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्ट्स बायोडाइवर्सिटी के बारे में। क्या फैक्ट्स है? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन और जो सस्टेनेबल यूज है किसकी, बायोडाइवर्सिटी की, अगर कंजर्व करे और तमीज से यूज करे, ये फंडामेंटली इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, मतलब बायोडाइवर्सिटी को अगर तमीज से और ढंग से यूज करे, कंजर्व करते चले, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस एक सीरियस इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट होती है ऑब्वियसली, क्योंकि कंट्री में बहुत सारे एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज रहते हैं जो बहुत थ्रेटेंड हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्लांट एंड स्पीशीज की जब तुम हैबिटेट काटोगे तो वो थ्रेटन होंगे, जिसकी वजह से सीरियस इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट होगी। सो देयर इज नीड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। फिफ्थ पॉइंट आता है एयर पॉल्यूशन, ये लास्ट है बच्चों। एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का मतलब ऑक्सीजन कम है या फिर प्रेजेंस जो मटेरियल कंसंट्रेशन में है जो हार्मफुल है हमारी मेन को, दैट इज हार्मफुल। फर्स्ट पॉइंट, एयर पॉल्यूशन वाइड स्प्रेड है अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, आपको भी पता है किस वजह से, एंड वो एफ्लुएंट कंजम्पशन और व्हीकल्स की वजह से, क्योंकि इतनी ज्यादा हाई प्रोडक्शन और इतनी ज्यादा हम लोग यू कैन से व्हीकल्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से एफ्लुएंट कंजम्पशन, एफ्लुएंट मतलब बहुत रिच टाइप होता है ना लोग वहां पर, उनकी वजह से और व्हीकल्स की वजह से बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन है। देन the vehicular emission उसके मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है, व्हीकल एमिशन का मैक्सिमम, क्योंकि जो व्हीकल से तुम्हारे वो स्मोक निकलते हैं उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारा टोटल एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। हमें बोलते हैं ना सीएनजी यूज करो पेट्रोल मत, क्योंकि बिकॉज पेट्रोल बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। सीपी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एस्टैब्लिश हुआ है आपका 1974 में। इसने 17 कैटेगरीज बताई इंडस्ट्रीज जो सिग्निफिकेंटली पोल्यूट करती है हमारी एनवायरनमेंट को, तो आपको सीपीसीबी की फुल फॉर्म लर्न करनी पड़ेगी। देन एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट है, मतलब कॉज करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम, और ये डैमेज भी करते हैं एनवायरनमेंट को भी और प्रॉपर्टी को भी। ठीक है, जैसे आपका ओजोन डिप्लीशन हो गया, ओजोन डिप्लीशन भी एयर पॉल्यूशन की वजह से हुआ और इसकी वजह से हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं। अब बात है हम एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे, मतलब अगर हम व्हीकल्स अपनी अपनी व्हीकल्स मतलब जो गाड़ियां वगैरह अपनी, एक इंडिविजुअल, देखो एक गाड़ी में 4 लोगों की बैठने की जो जगह होती है, तो वहीं पर हमने देखा है बहुत सारे लोग एक गाड़ी में, मतलब आई मीन वो एक गाड़ी को, हाँ, तो जो एक इंसान चला रहा होता है बाकी की 3 सीट खाली होती है, और वहीं पर ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो एक एक की गाड़ी से जो स्मोक पॉल्यूशन निकल रहा है वो कम हो जाएगा और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। इफेक्टिव स्टेप फॉर ट्रैफिक प्लानिंग, आपने देखा होगा बीच में दिल्ली में क्या हुआ था कि लोगों को वहां पर लाइक लोगों को ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़ा कर दिया गया था कि वो जब रेड लाइट पे वेट कर रहे हैं टू टर्न ऑफ देयर व्हीकल्स, टर्न ऑफ कर देंगे तो जो स्मोक निकल रहा है वो कम हो जाएगा। प्रमोशन करना क्लीनर फ्यूल का, जो सीएनजी में आपको अभी बता के आई हूँ, क्लीनर फ्यूल घर में भी यूज करना है, जैसे एलपीजी,
क्लीनर टेक्नोलॉजीज यूज करना और इको इकोनॉमिक इंसेंटिव और स्ट्रेंथन करना मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है. So I hope you are very much clear with air pollution, some ways to reduce or control air pollution. So guys, yes, this was part 3. In the next video जो part 4 होगा and last part होगा इस chapter का environment and sustainable development का. So please guys like, share, comment and subscribe to my channel. It would mean to a lot to me. Thank you guys.